हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास जो थी वो हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। ये आज अपनी साइंस की क्लास है, ठीक है। पिछली क्लास जो थी उसमें अपन ने क्या कंप्लीट किया था, उसमें अपन ने आयरन कंप्लीट किया था। पिछली क्लास में अपन ने आयरन कंप्लीट किया था और जो अब अपन मिनरल्स का एक टॉपिक था आयरन, उसको कंप्लीट किया था। अब अपन आगे चलते हैं मिनरल्स के अंदर। मिनरल में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है सोर्स ऑफ जिंक। जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जिंक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं जिंक के बारे में। तो जिंक जो है उसे Zn से जाना जाता है, ठीक है। Zn से डिनोट करते हैं जिंक को। और जिसके सोर्स हैं, जो सबसे अधिक मात्रा में किन किन चीजों में पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं जिंक के सोर्स। जो जिंक के सोर्स है वो क्या क्या है, वो है मिल्क, अनाज, फल और सब्जियां। मिल्क, अनाज, फल और सब्जियां, ठीक है। मिल्क, अनाज, फल और सब्जियां, जो सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में जो जिंक पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, वो दूध में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ जिंक। जिंक के फंक्शन देखते हैं कि जिंक का हमारी बॉडी में क्या रोल है, ठीक है। तो जिंक का जो रोल है ये हमारे बॉडी में क्या है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। किसको बढ़ाता है, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को, ये हमारी ये इसका जो जिंक है इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में किसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जो इम्यूनिटी है ये क्या काम करती है हमारी बॉडी में, जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में क्या कार्य करती है, ये बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। किसमें मदद करती है, ये बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। जो इम्यूनिटी है वो हम कार्य करती है, हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसे प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है, ठीक है। जो इम्यूनिटी है इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। ये क्या करती है, जो हार्मफुल, जो हमारी बॉडी के लिए जो बैक्टीरिया वगैरह, जो डिजीज के जो लक्षण होते हैं, एंटीबॉडी, ये एक प्रकार से एंटीबॉडी का काम करती है, जो हमें बीमार होने से बचाती है, ठीक है। आगे चलते बीमारियों से लड़ने की में मदद करता है। ये हो गया फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर जिंक की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, डिजीज कौन सी होती है, तो उससे डिजीज देख लेते हैं। जिंक की कमी से होने वाली डिजीज, जिंक की कमी से होने वाली डिजीज, ठीक है। तो इससे कौन सी डिजीज होती है, इससे जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, डायजेसिया। इससे कौन सी डिजीज होती है, इससे जो डिजीज होती है वो कौन सी, डायजेसिया, ठीक है। कौन सी डिजीज होती है इससे जो डिजीज होती है वो होती है डायजेसिया, ठीक है। तो डायजेसिया के लक्षण क्या है, इसके जो लक्षण है वो यह है कि यह टेस्ट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। टेस्ट को पता करने में कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, इनमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। टेस्ट की आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आने लगती है। टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आने लगती है, किसमें, डायजेसिया में। डायजेसिया एक प्रकार की डिजीज है जिसमें टेस्ट करने में प्रॉब्लम, टेस्ट को पता करने में किस प्रकार का टेस्ट है, इसमें प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यूज ऑफ जिंक इन डेली लाइफ, ये तो हो गए, ठीक है। अब देखते हैं जिंक का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, क्या यूज है।
जिंक का डेली लाइफ में यूज, जिंक का हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है, ठीक है। तो इसको इससे समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है सबसे पहले इसे समझते हैं, उसके बाद जिंक पे चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फिजिकल रिएक्शन है ये कौन सी होती है, ये रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है। और जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती है, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकती, ठीक है। ओरिजिनल कंपाउंड या फिर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट या फिर मेटल जो भी है, जो एक बार जो बन गया वो बन गया, दोबारा इसको अलग करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सकती है, जहाँ से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं पे वापस आ सकती है फिजिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो वेट है, फिजिकल प्रॉपर्टी में वेट चेंज नहीं होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल रिएक्शन है, इसमें वेट समान रहता है, कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता है, ठीक है, कोई भी वेट चेंज नहीं होता है। और जो केमिकल रिएक्शन है इसमें वेट या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। केमिकल रिएक्शन जो है इसमें या तो रेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसमें कोई भी पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई भी पदार्थ नहीं बनता है, या फिर कोई जब अगर हम स्टार्ट करते हैं लोहे को कूटना तो वो लोहा ही रहेगा, वो नया कंपाउंड नहीं निर्माण करेगा, वो नया सब्सटेंस नहीं निर्माण करेगा, नया पदार्थ नहीं बनाया जाएगा, वो आयरन तो आयरन ही रहेगा, ठीक है। पर इसमें इसमें नए पदार्थ की निर्माण होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें नया पदार्थ नया न्यू फॉर्मेशन होती है, इसमें नया कंपाउंड नहीं बनता है, इसमें नया कंपाउंड बनता है, ठीक है, नया सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है इसमें, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके जो एग्जांपल है, सबसे पहला जो है वो लिक्विड का आइस में कन्वर्ट होना, लिक्विड का आइस में कन्वर्ट होना और आइस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये किस में आएगा, ये फिजिकल रिएक्शन में आएगा, ठीक है, ये फिजिकल रिएक्शन में आएगा। अब और देखते हैं इसका एग्जांपल। अगला जो एग्जांपल है वो है लाइट से बल्ब जलाना, ठीक है। अपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हुई एक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने के बाद बल्ब क्या करेगा, वो ग्लो करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा, जलने लग जाएगा, ठीक है। तो बल्ब क्या होगा, वो ग्लो करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा, ठीक है। अब मोम का जलना, मोम का पिघलना। अब जरा एक बात समझते हैं, जब अपन मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, तो उसके बाहर का जो मोम है वो पिघलना स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। वो किस में आएगा, वो आएगा अपने फिजिकल रिएक्शन में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो आएगा, ठीक है। मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। जो मोमबत्ती जलती है वो किस तरह से जलती है, वो जलती है केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगी, वो मोमबत्ती जो जलती है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगी, और मोम जो पिघलता है वो आएगा फिजिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। दूध से मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, दूध से दही बनना किस में आता है, ये आता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। ये किस में आएगा, ये आएगा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। और जो लोहे पर जंग लगना, आयरन को रस्टिंग, जंग लगना, ठीक है। अपन को बात करनी है रस्टिंग ऑफ आयरन पे, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये किस में आता है,
आयरन ऑफ रस्टिंग किस में आएगा, ये आएगा अपने केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अपन को क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है ये जिंक इन डेली लाइफ में अपन को पढ़ना है आयरन की, आयरन को जंग कैसे लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से। सबसे पहले एक आयरन रोड है, ये एक लोहे की छड़ है। ठीक है, ये आयरन रोड है। ये क्या है, ये एक आयरन रोड है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, रस्टिंग क्या लगा हुआ है, इस पे जंग लगा हुआ है। ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। ये क्या, एक आयरन रोड है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो जंग लगने की जो प्रोसेस है ये किसमें आती है, ये आती है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आती है। तो केमिकल रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि इसमें वेट बढ़ता है। तो अगर लोहे पे जंग लगेगा तो उसका क्या होगा, या तो वेट बढ़ेगा या कम होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें नई लेयर जो है वो आयरन को कवर करती रहती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेट बढ़ेगा। ठीक है, इसमें जंग लगने की जो प्रोसेस है, जंग जब लगेगा तो इसमें वेट बढ़ेगा। अब जो जब ये जंग लगता कैसे, इसमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है रस्टिंग के लिए, लोहे की रस्टिंग ऑफ आयरन में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट जंग लगने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये होती है ऑक्सीजन और मॉइस्चर की। किसकी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की जरूरत होती है। इन दोनों के साथ मिलकर ये लोहे के ऊपर जंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, रस्टिंग करना उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें नई लेयर लोहे को कवर करती रहती है, उसके बाद लोहे का आयरन का जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं रस्टिंग हो, ये रिक्वायरमेंट हो गया अपना। अब देखते हैं मॉइस्चर के बारे में। जो मॉइस्चर है, ठीक है, जो मॉइस्चर है जो हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है, हवा में जो नमी होती है, मॉइस्चर या फिर बोलते हैं नमी, हवा में जो नमी होती है उसे आर्द्रता कहा जाता है। हवा में जो नमी रहती है, हवा में जो नमी होती है उसे आर्द्रता कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। हवा में जो मॉइस्चर होता है, हवा में जो मॉइस्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है ह्यूमिडिटी के नाम से। और जो ह्यूमिडिटी को जो मापने के जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, जो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो वो डिवाइस का नाम, जो डिवाइस यूज किया जाता है उस डिवाइस का नाम क्या है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ तक। अब जरा एक बात बताइए, लोहा जो है, लोहे के ऊपर जंग लगा, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में उस पर जंग लगा। जंग लगने के दौरान होता क्या, इसमें प्रोसेस जो लेयर है वो एक आयरन को कवर करती रहती है, इससे जो आयरन है उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से अपन लोहे को
जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये लोहा का जंग लग चुका है अभी, तो इसे अपन बचा कह सकते हैं। तो देखते हैं हाउ वी प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। हाउ वी प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कि किस प्रकार से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमें आयरन पर ZnCl की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन करते क्या है, इसके लिए अपन जो आयरन है, आयरन के ऊपर, आयरन के जो आउटर कवर है उसके ऊपर ZnCl की, जिंक क्लोराइड की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, जिंक क्लोराइड की कवरिंग करते हैं या फिर परत चढ़ाते हैं। उसके बाद लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, या फिर पहला तो ये था जो मैं मेन जो करना था, जिंक का यूज इन लाइफ, ये क्या था, हम लोहे को जंग लगने से बचाते हैं। किस परत का यूज करते हैं, वो करते हैं जिंक क्लोराइड का प्रयोग हम करते हैं आयरन को रस्टिंग या फिर जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है, अब एक और चीज है वो अपन देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज जो है वो क्या है, वो अपन क्या कर सकते हैं, जो आयरन है, आयरन जो है इसे अपन पेंट करके भी या फिर रंग करके भी इसे जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, लोहे के ऊपर अगर कलर कर देंगे, पेंट कर देंगे तो उससे भी वह बच जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज पूछता हूँ, एक प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, जिसमें अपन लोहे को जंग लगने से बचाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जरा मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो लोहा है उसके ऊपर जंग लगने से जो हम जिसे बताते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन Galvanization is a process in which we have protect the iron from rusting. गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें अपन लोहे को जंग लगने से बचाते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। और एक और प्रोसेस होती है, वो कौन सी है, वो है वल्कनाइजेशन। एक और प्रोसेस है, वो कौन सी है, वो है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन, ठीक है, वल्कनाइजेशन में होता क्या है, इसमें होता क्या है कि रबर जो होता है उसको हार्ड करने का जो प्रोसेस होता है, जो रबर होता है इसको हार्ड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। उसे कहा जाता है वल्कनाइजेशन। ठीक है, वल्कनाइजेशन। ठीक है, इसे ये वल्कनाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें रबर को हार्ड रबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो हार्ड रबर में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, तो उसे यूज किया जाता है सल्फर का। किसका? सल्फर का यूज किया जाता है। रबर को हार्ड रबर में कन्वर्ट करने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। जो ये प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है वल्कनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और जिंक है जो हमारे डेली लाइफ में यूज आता है, वो क्या है, ZnP। ZnP को अपन के नाम जानते हैं जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट किस चीज में यूज किया जाता है, ये हमें हमारे घरों में चूहे मारने के लिए रेड किल में चूहे मारने वाली दवा में यूज लिया जाता है। ठीक है, जिंक फॉस्फेट। अब आगे चलते हैं।
अगला जो अपना टॉपिक है वो है आयरन। आयरन हो गया ना, आयोडीन, सॉरी। अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, वो है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन, जो आयोडीन है उसका सोर्स क्या है, सोर्स देखिए सबसे पहले। जो आयोडीन की जो सोर्स है वो क्या है, साल्ट, NaCl, नमक। ठीक है, सॉल्ट, नमक। ठीक है, सी फूड और फिश एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी जीव जंतु पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, ठीक है, वो सभी आयोडीन के गुड सोर्स होते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट में किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है सॉल्ट में, नमक में, NaCl में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आयोडीन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में, यह थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, यह है हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखता है। जो आयोडीन है उसका जो फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, यह थायराइड ग्लैंड को हेल्दी, स्वस्थ रखता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है। जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, एक हार्मोन सीक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है। उस हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम क्या है हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सीक्रेट कैसे करती है। जो आयोडीन है, ठीक है, ये रहेगा थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में जाने के बाद ये बोलेगा कि भाई मैं आ चुका हूँ, अब जो आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी है, आपको हार्मोन सीक्रेट करने की, थायरोक्सिन हार्मोन की, अब वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आयोडीन आने के बाद यह थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट करता है। तो ये जो आयोडीन है ये हेल्प करता है आयोडीन है ये हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड की कि ये एक हार्मोन सीक्रेट करे। उस हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, किसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, ये आयोडीन की हेल्प से रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अब सुनते हैं आगे। अब देखते हैं कि डिजीज, एक मिनट सिंपल वो एक घुमा के देखेंगे। ठीक है, सिंपल डिजीज कौन सी, अगर वो पूछेगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो जो रोग है वो है गिटर, या फिर गलगंड। ठीक है, क्या बोलेगा, तो गलगंड या फिर गिटर। ठीक है, अब जो सिम्टम क्या है इनके, थायराइड, ये गिटर का जो सिम्टम है वो क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। किसमें, ये सिम्टम है, इसके लक्षण, सिम्टम। इसके सिम्टम क्या है गिटर के, वो यह है कि जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, यह इसके सिम्टम है। अब यहाँ तक हो गया, सिंपल तरीके से पूछ रहे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बता देना कि थायराइड, इससे गिटर या फिर गलगंड रोग होता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ थोड़ा घुमाकर, अगर आप लोगों से पूछ ले थोड़ा घुमा कर, उससे पहले घुमा के बाद में पूछेगा, पहले अपन जाने थे थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा, बाद में अपन देखते हैं थोड़ा घुमा के। अब बात करें थायराइड ग्लैंड की।
थायराइड ग्लैंड ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? ये प्रेजेंट होती है हमारी गर्दन में, नेक में। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? गर्दन में प्रेजेंट होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड? ये हमारे गर्दन में उपस्थित होती है, नेक में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन नेक। ठीक है, अब देखते हैं जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है। किस चीज की? एंडोक्राइन की। जो थायराइड ग्लैंड है वो एंडोक्राइन की सबसे बड़ी ग्लैंड है। जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे एंडोक्राइन की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है। उस हार्मोन का नाम क्या बताया मैंने आप लोगों को? उसका जो नेम है वो क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। जो मैंने हार्मोन बताया, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड? ये हार्मोन सिक्रीट करता है वो कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये किसकी हेल्प से सिक्रीट करता है? ये आयोडीन की हेल्प से सिक्रीट करता है। किसकी हेल्प से सिक्रीट करता है? ये आयोडीन की हेल्प से सिक्रीट करता है। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है? इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? यह फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करता है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी में मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को मेंटेन या फिर बढ़ाता और कम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की सबसे पहले आयोडीन कमी हो गई। अब देखते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था कि आयोडीन की कमी हो कौन सा डिजीज होता है? गिटर रोग हो जाता है, गलकंड रोग हो जाता है। अब थोड़ा हार्ट देखते हैं। अब आयोडीन की कमी हो गई। ठीक है, अब हमारे शरीर में हो गई आयोडीन की कमी। अब लोग मैंने बताया कि आयोडीन की कमी हो गई। आयोडीन कमी होने से क्या होगा? जो थायरोक्सिन हार्मोन है, अब आयोडीन कमी हो गई तो ग्लैंड क्या करेगी? जो थायराइड ग्लैंड है वो किसकी हेल्प से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है? वो आयोडीन की हेल्प से करता है। अगर इसके पास आयोडीन नहीं मिलेगा, थायराइड ग्लैंड को अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा। हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा तो हमारे मेंटल और फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा? हमारी जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, जो हमारे मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर वो रुक जाएगी तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं एक बार। जो डिजीज होगी उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म 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 नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अब इसमें जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो रुक जाती है उस डिजीज को कहा जाता है क्रिटिनिज्म। ठीक है, या फिर जड़ मानवता। क्रिटिनिज्म या फिर जड़ मानवता। इसके जो सिम्टम क्या है क्रिटिनिज्म के, जड़ मानवता के? इसमें जो 30 साल का व्यक्ति है वो 7 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है ये अपना आयोडीन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अगर आप लोग अगर ज्यादा एक्स्ट्रा पूछ ले तो इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, जड़ मानवता या फिर क्रिटिनिज्म, इसमें 30 साल का व्यक्ति 7 साल के व्यक्ति की बच्चे की तरह बिहेव करता है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी उसी के प्रकार का रहता है। ठीक है, अब चलते हैं कॉपर पे। जिंक आयोडीन अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कॉपर पे। कॉपर Cu। ठीक है,
अब चलते हैं कॉपर पे। सबसे पहले कॉपर के बारे में सिंपल जो बातें हैं दो वो जान लेते हैं एक बार, ठीक है। जो कॉपर है वो मानव द्वारा सबसे पहला जो कॉपर है ये मानव द्वारा सबसे पहली जो धातु प्रयोग में ली गई थी वो कौन सी थी, वो कॉपर ही थी, ठीक है। जो पहली धातु मानव ने का यूज की थी वो कौन सी थी, वो थी कॉपर, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट यूज्ड ह्यूमन, जो पहला एलिमेंट हमारे मनुष्य ने धातु जो एलिमेंट नहीं सुना, जो पहला धातु जो हम मनुष्य ने काम में लिया था, यूज लिया था, वो कौन सा था, वो था कॉपर, ठीक है। जो कॉपर है वो सेकेंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। जो कॉपर है वो सेकेंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसीलिए हमारे जो वायर वगैरह वो कॉपर के बने होते हैं। तो फर्स्ट पे जो है वो कौन है, जो सेकंड पे तो ये होगा कॉपर है क्योंकि बढ़िया, और जो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे जो है वो कौन सा है, वो है सिल्वर। सिल्वर जो है वो पहले स्थान पे है, सिल्वर जो है वो पहले स्थान पे है। इसका सिल्वर का यूज हमारे इंडिया में इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, हमारे इंडिया में नहीं, कहीं पे भी नहीं होता है इसका यूज। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसका यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, और अगर ये लगाएंगे अपने भारत में, अपने यहाँ लगाएंगे तो शाम से पहले वो चोरी हो जाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट इसे लगाती नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कॉपर के सोर्स। जो कॉपर, ये दो बातें याद रखनी है। पहली जो मानव द्वारा जिस धातु का यूज किया गया था वो कौन सी धातु थी, वो कॉपर धातु थी, और जो कॉपर है वो सेकंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सेकंड नंबर का, ठीक है। जो फर्स्ट पे वो सिल्वर है। अब देखते हैं सोर्स, किन किन चीजों में जो कॉपर है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है मिल्क में, मैक्सिमम, ठीक है। मिल्क में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बाकी अनाज, फल, सब्जी और मटन। अनाज, फल, सब्जी और मटन, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं कॉपर का। फंक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का क्या कार्य होता है हमारी बॉडी के अंदर वो देख लेते हैं। ये आयरन को रीयूज करता है। ये क्या करता है, ये आयरन को रीयूज करता है। क्या करता है, आयरन का रीयूज करता है। ये अपन देखेंगे आगे, ये वाला अपन पूरा डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये आयरन का रीयूज करता है, ठीक है। और जो आयरन है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है, अभी छोड़ो इसे। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की कमी हो जाती है तो वो डिजीज भी देख लेते हैं एक बार। अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉपर की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी डिजीज होगी, उससे जो डिजीज होगी वो होगी एनीमिया, ठीक है। जो इससे डिजीज होगी वो कौन सी डिजीज होगी, एनीमिया होगी। अब देख लेते एक बार, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपन डिस्कस करेंगे बाद में, पहले देख ले डिजीज होगी कौन सी, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया का जो लक्षण है वो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाना और पेट का बढ़ जाना, ये हमारे एनीमिया के लक्षण है, ठीक है। अब देख समझते हैं ये हमारी ये आयरन जो ये कॉपर है ये आयरन का रीयूज कैसे करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ द copper reuse iron in body। तो सबसे पहले चलते हैं रीयूज ऑफ आयरन। रीयूज ऑफ आयरन बाय कॉपर। थोड़ा फिर चलते हैं बोन मैरो में चलेंगे पहले। ये है हड्डी, ये है बोन मैरो। ये हड्डी है बोन मैरो। मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। आरबीसी की जो
लाइफ स्पैन होती है, जीवन काल होता है, वो कितना होता है? 120 दिन। याद रखना, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो ये बात। अब देखते हैं आरबीसी के बारे में। जो आरबीसी है वो किससे बना होता है? वो बना होता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? ये बना होता है हेमो प्लस ग्लोबुलिन से। हीमो प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, जो ग्लोबुलिन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है, ये कहाँ पाया जाता है? ये लीवर में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या, ये ग्लोबुलिन क्या एक प्रोटीन है, ये कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। और जो हेमो है, हीमो जो है ये आयरन है। ठीक है, अब समझ में बात? ये आयरन है, मैंने आप लोगों को पीछे पूरी डिटेल में पढ़ाया, आप जाके देख लेना। ये आयरन है। ठीक है, अब ये जो है आरबीसी है 120 दिन तक जीवित रह लिए। अब जाते हैं ये मर, डेथ हो जाती है इनकी। तो डेथ इनके कहाँ पे होती है? ये जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए स्प्लीन में। और स्प्लीन में क्या होता है? इनको अलग कर दिया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है इनको वापिस से अलग कर दिया जाता है, आयरन को एक तरफ और प्रोटीन को एक तरफ करके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आयरन एक तरफ हो गया और प्रोटीन एक तरफ हो गया। अब यहाँ पे क्या करता है कि भाई कोबाल्ट बोलता है, भाई आयरन चल, अब तेरा काम हो गया, तू तो मर गया, अब चल तेरा दोबारा तेरे को मिलाते हैं। तो यहाँ से जो जो स्प्लीन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन को अलग कर दिया जाता है, प्रोटीन और आयरन को अलग कर दिया जाता है। और जो कॉपर है, ठीक है, वो आयरन के साथ मिलकर आयरन को बोन मैरो मिल जाता है वापस से। और वहां पर दोबारा से आरबीसी का निर्माण करना स्टार्ट करता है। पहले हीमोग्लोबिन बनता है, उसके बाद आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यही एक प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस इन विच द कॉपर इज रीयूज ऑफ आयरन। ठीक है, आगे, अब आगे चलते हैं। सोच रहे हैं कॉपर का रीयूज करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं एक दो चीज, वो क्या है? एलॉयज ऑफ कॉपर। अगला जो है वो क्या है? एलॉयज ऑफ कॉपर। एलॉयज ऑफ कॉपर। अगला जो है वो क्या है? वो है एलॉयज ऑफ कॉपर। ठीक है, आगे तो देखते हैं कौन कौन से एलॉयज हैं कॉपर के, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है CuZn, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक मिलकर किसका निर्माण करते हैं ब्रास का। ठीक है, ब्रास का या ब्रॉन्ज का निर्माण, या फिर ब्रास का या फिर पीतल का निर्माण करते हैं। कॉपर प्लस जिंक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये करते हैं ब्रास का। ठीक है, जो कॉपर है इसका जो और कॉपर जो है वो कच्चा पदार्थ पाया जाता है, और कच्चे पदार्थों को कहा जाता है। और जो कॉपर है वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कप्रेट, क्यूपराइट। ठीक है, कॉपर को किस नाम से जाना जाता है? कॉपर का जो कच्चा पदार्थ होता है, जो कच्चे और जो है कॉपर का जो और है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्यूपराइट। ठीक है, कॉपर को किस नाम से जाना जाता है? क्यूपराइट। और जो जिंक है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है कैलमाइन। जिंक का जो और है उसे कहा जाता है कैलमाइन। ठीक है, कॉपर का जो है वो है कैपराइट, और जो जिंक का है उसे कहा जाता है कैलमाइन। अगला जो एलॉय है वो कॉपर प्लस टिंक, Cu प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं ब्रॉन्ज का। किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज का या फिर कांस्य का, कांस्य का निर्माण करते हैं। तो जो टिन का ओर है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे नाम जाना जाता है कैसेटेराइड। जो टिन है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है
कैसेटिराइड, ठीक है, कैसेटिराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया अपने कंप्लीट एलॉयज ऑफ कॉपर हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे। तो अपना अगला टॉपिक है वो आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला जो है वो कौन सा है, वो है कोबाल्ट भैया आपने। अगला जो अपना टॉपिक है वो है कोबाल्ट के सोर्स देखते हैं। ये मिल्क, मटन, सब्जी और अनाज में पाया जाता है। सोर्स क्या क्या है इसके सोर्स हैं मिल्क, मटन, अनाज एक्सेट्रा, ठीक है। मिल्क, मटन, अनाज आदि में पाया जाता है और सब्जियां। और इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, जो कोबाल्ट है इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ये विटामिन B12 के निर्माण में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये विटामिन B12 के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या कार्य करता है, ये हमारी बॉडी में विटामिन B12 के निर्माण में कार्य करता है। और कोबाल्ट जो है वो आरबीसी के निर्माण में भी हेल्प करता है। ये कोबाल्ट जो है वो आरबीसी के निर्माण में भी हेल्प करता है। आरबीसी के निर्माण में भी हेल्प कौन करता है, ये कोबाल्ट ही करता है। कोबाल्ट और विटामिन B12 दोनों के निर्माण में कौन काम करता है, ये फंक्शन जो करता है वो करता है कोबाल्ट। ये है निर्माण, ठीक है। अब देखते हैं कि कोबाल्ट की कमी से होने वाली डिजीज। कोबाल्ट की अगर हमारी बॉडी में कमी होगी तो उससे विटामिन B12 नहीं बनेगा और आरबीसी नहीं बनेगी। तो विटामिन B12 भी क्या कार्य करता है, ब्लड आरबीसी बनाने का ही कार्य करता है। मैंने आप लोगों को समझाया था विटामिन B12, जाके देख लें, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने विटामिन B12 आप लोगों को समझाया हुआ है, वो जाके देख लें। क्योंकि अरे विटामिन B12 का कार्य क्या होता है, ये भी आरबीसी का निर्माण करता है और कोबाल्ट भी आरबीसी का निर्माण करता है, ठीक है। अब दोनों अगर कोबाल्ट की कमी होगी तो ये विटामिन B12 का निर्माण कर रहा है, कौन कर रहा है, कोबाल्ट कर रहा है। और आरबीसी का निर्माण भी कौन कर रहा है, कोबाल्ट कर रहा है। तो यहाँ पे किसकी कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी में अगर आरबीसी की कमी होगी तो उस डिजीज को कहा जाता है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो विटामिन B12 है ये हमारी बॉडी में एक विटामिन B12 का जान लेते हैं एक बार। जो विटामिन B12 है ये हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है, ये मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है विटामिन B12, ये हमारी बॉडी में मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, अर्थात हमारे याददाश्त बढ़ाने में विटामिन B12 मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कोबाल्ट का हमारे डेली लाइफ में यूज। कोबाल्ट यूज इन डेली लाइफ। कोबाल्ट का हमारे जीवन में, कोबाल्ट का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, ठीक है। तो जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 जो है वो अपने कोबाल्ट का हमारी बॉडी में यूज देख लिया। अब देख लेते हैं हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है इसका। तो जो कोबाल्ट 60 है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, किसके, कैंसर थेरेपी में यूज होता है। जो कोबाल्ट 60 है ये यूज होता है किसमें, यूज इन कैंसर थेरेपी। जो कोबाल्ट 60 है वो किस में यूज होता है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। जैसे किसके द्वारा क्या होता है, जैसे कैंसर रेडियोथेरेपी, सॉरी कैंसर रेडियो थेरेपी। कैंसर रेडियोथेरेपी में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, वो लिया जाता है कोबाल्ट 60, ठीक है। अब जान लेते हैं कैंसर के 3 टाइप है, ये अपना यूज हो गया अपना डेली लाइफ में। अब जान लेते हैं कैंसर के बारे में। जो कैंसर है
जो कैंसर है के 3 टाइप से ट्रीटमेंट होते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला जो है वो कौन सा है, कीमोथेरेपी। जो पहला ट्रीटमेंट है वो कौन सा है, वो है कीमोथेरेपी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लोग ड्रग दिए जाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ड्रग दिए जाते हैं, मेडिसिन वगैरह दी जाती है। कौन कौन सा ड्रग, एक तो है सिस्प्लास्टिन, सिस्प्लास्टिन ड्रग, इसमें ड्रग दिए जाते हैं कीमोथेरेपी में। एक तो है सिस्प्लास्टिन ड्रग और दूसरा जो है वो है टॉक्सिक। तो दूसरा है वो कौन सा है, वो है टॉक्सिक। टॉक्सिक 2 ड्रग यूज किए जाते हैं इसकी थेरेपी में, कीमोथेरेपी में सिस्प्लास्टिन और टॉक्सिक ड्रग यूज लिए जाते हैं। दूसरी थेरेपी है उसे कहा जाता है बायोप्सी थेरेपी। बायोप्सी थेरेपी, बायोप्सी थेरेपी। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें जो कैंसर होता है वो सेल टिश्यू, जिसमें जहाँ पे वो कैंसर होता है सेल में, टिश्यू में या फिर ऑर्गन में, जहाँ पे भी ये कैंसर होता है उस बॉडी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, किसमें, बायोप्सी थेरेपी में। ठीक है, उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं। तो तीसरी है वो कौन सी है, रेडियोथेरेपी। तो तीसरी है वो कौन सी है, वो है रेडियोथेरेपी। तो तीसरी कौन सी है, वो है रेडियोथेरेपी। इसमें क्या यूज होता है, इसमें जो नॉर्मल कैंसर है, ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग जो होती है कैंसर के फर्स्ट फेज जो होता है उसमें कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का यूज लिया जाता है। इसे ठीक कैसे किया जाता है इस थेरेपी में, इसमें होता क्या है, इसमें रे का यूज किया जाता है। कौन, इसमें किसका यूज किया जाता है, रे का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है। और ये इसमें रे का यूज किया जाता है। कौन सी रे होती है, एक रेडियो एक्टिव थेरेपी में 3 रे निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें 3 रे निकलती है, कौन कौन सी है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, जो गामा रे है, इस रे का यूज लिया जाता है इस थेरेपी में। ठीक है, रेडियो थेरेपी में कैंसर, ये जो गामा रे है ये स्ट्रॉन्ग रे है, ये डिस्ट्रॉय कर देती है उस पार्ट के जहाँ पे कैंसर होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है और उन्हें यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ये जो अपनी क्लास थी मिनरल्स की, आज ही समाप्त होती है। अगली जो क्लास होगी वो मिनरल्स का के अंदर अपन जो डिस्कस करेंगे वो 10 मिनट की क्लास होगी, उसमें अपन डिस्कस करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो के जितने पार्ट थे वो अपन डिस्कस कर लिए, अब अगली क्लास में करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर नहीं लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब पक्का दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें।